नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी, पटवारी, असिस्टेंट स्टाफ नर्स और भी एचपीआरसी के जो बाकी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है। इस सीरीज़ को हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज़ में हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं एज़ पर ऑफिशियल सिलेबस ही जो है डिस्कस किए जाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विच विटामिन। तो बोलते हैं कि दूध को दही में बदलने से जो है वो किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि करने के कारण जो है वो उसके दूध के जो पोषक मूल्य होते हैं उनमें सुधार जो है वो हो जाता है। देखिए कौन सी विटामिन होती है, बोलते हैं कि आपको उस विटामिन का नाम बताना है जब मिल्क जो है वो कर्ड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो वो विटामिन जो है वो विटामिन B12 जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 जो है वो आती है जिससे जो है वो क्या होता है, दूध को दही में बदलने से दूध के जो पौष्टिक मूल्य हैं उनमें सुधार जो है वो हो जाता है। हम बात इंपॉर्टेंट विटामिन की करते हैं। सबसे पहले तो विटामिन B12 के बारे में ही जो है वो जानेंगे। विटामिन B12 के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना कि एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका जो केमिकल नाम आता है वो क्या आता है, इसका केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन जो है वो आता है। ये इसका केमिकल नाम ध्यान रखें। ये जो विटामिन B12 है इसको साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं और ये इकलौती ऐसी विटामिन है जिसमें जो है मेटल आपको देखने को मिलेगा, मेटल जिसमें पाए जाते हैं। दिस इज द ओनली मेटल कंटेनिंग विटामिन, ये आप ध्यान रखना। विटामिन B12 जो है वो इसमें कोबाल्ट मेटल जो है वो देखने को आपको मिलेगा और ये विटामिन जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। इस विटामिन की कमी से जो है वो पेर्निशियस एनीमिया नामक जो है वो बीमारी हो जाती है। पेर्निशियस एनीमिया जो है वो इससे होता है। विटामिन के बारे में इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो विटामिन ए जो आती है इसका केमिकल नाम रेटिनल है। विटामिन B2 का केमिकल नाम थायमिन आता है। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमिन है और विटामिन B2 का केमिकल नाम जो है वो राइबोफ्लेविन आता है। विटामिन B3 का केमिकल नाम नाइसिन आता है। विटामिन B5 का केमिकल नाम पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का जो केमिकल नाम आता है वो पायरोडॉक्सिन आता है। विटामिन B12 का केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन आता है। यहाँ पर कोबाल्मिन लिखा गया है, इसको साइनोकोबाल्मिन भी लिखते हैं। विटामिन B को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन D को कैल्सीफेरोल, विटामिन E को टोकोफेरोल और विटामिन K को फ्लोकिनन जो है वो बोलते हैं। तो ये विटामिन और इनके केमिकल नाम जो है वो आप स्पष्ट वे में ध्यान रखना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं माउंट मैककिनले इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। तो बोलते हैं कि ये जो माउंट किनले है ये किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो है वो आती है। अब देखिए माउंट किनले जो है वो हाईएस्ट पीक आती है नॉर्थ अमेरिका की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जो माउंट मैककिनले है इसको जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, इसको डेनाली भी जो है वो बोलते हैं। डेनाली के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो कई बार डेनाली भी ऑप्शन में हो सकता है। अब हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट आते हैं, जैसे कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो आता है। एशिया की जो हाईएस्ट पीक आती है वो माउंट एवरेस्ट जो है वो आती है। हमारे पास जो है वो एशिया के अलावा जो है वो साउथ अमेरिका आता है। साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक आती है वो कौन सी आती है, वो एकानकागुआ जो है वो आती है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, चाहे साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक आती है वो आती है ACONCAGUA, एकानकागुआ आती है। और इसके अलावा जो है वो अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो जो है वो आती है। और यूरोप की बात करते हैं तो माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप की हाईएस्ट पीक आती है। अगर हम बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक जो है वो विंसन मैसिफ जो है वो आती है, विंसन मैसिफ आती है। और ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक जो है वो कोसियस को जो है वो आती है। हिंदी में ही मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो है वो कोसियस को जो है वो आती है। देखो ये इंपॉर्टेंट पीक्स मैंने कॉन्टिनेंट की आपको बता दी, ये जो है वो अलग अलग पीक्स जो है वो आती हैं। लिखी मैंने वही जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है याद करने में या प्रोनाउंस करने में, वही मैंने लिख दी। बाकी तो मैंने सभी कॉन्टिनेंट्स की लगभग आपको बता ही दी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन कौन सी आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पासिस दिए गए हैं, यहाँ पर उनके स्टेट जो है वो दिए गए हैं। आपको ये मैच जो है वो करना है। यहाँ पर जिलीपला दिया गया है, शिपकिला दिया गया है, लिपू लेक दिया गया है, बनिहाल पास जो है वो दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो हिमाचल दिया गया है, तो हिमाचल का जो है वो सिपकिला जो है वो हिमाचल में आता है। बी को आप पहले के साथ मैच कर दीजिए। यहाँ पर जिलीपला जो है वो दिया गया है, जिलीपला जो है वो कहाँ पर आता है, जिलीपला जो है वो सिक्किम में जो है वो आता है। इसको तीसरे के साथ मैच कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा और सी की अगर हम बात करते हैं लिपू लेक पास की, कि लिपू लेक दर्रा जो है वो कहाँ पर आता है, तो लिपू लेक का भी आपने ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड में जो है वो आता है। ये
सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा। अब डी में हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, जम्मू कश्मीर बनिहाल पास जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है, और डी का जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो ए का तीसरा देखिए, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का जो है वो दूसरा, ये आपके पास ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पासेज में आपको रिवाइज करवा ही देता हूँ, जैसे कि जोजिला दर्रा जो है वो एक आता है, लिख भी दूँ, जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पर आता है, जम्मू कश्मीर में जो है वो आता है। रोहतांग दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो आता है। रोहतांग के अलावा जो है लिपू लेक आपने उत्तराखंड में जो है वो पढ़ लिया कि उत्तराखंड में ये आता है। एक नाथुला दर्रा आता है, नाथुला जो है वो कहाँ पर आता है, नाथुला सिक्किम में जो है वो आता है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, नाथुला सिक्किम में जो है वो आता है। सिपकिला दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में आता है, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। एक खारदुंगला दर्रा जो है वो आता है, खारदुंगला जो है वो लद्दाख में जो है वो आता है, यहाँ पर लिख दूँ, खारदुंगला जो है वो कहाँ पर आता है, ये लद्दाख में आता है। एक चांगला दर्रा आता है, चांगला जो है वो लद्दाख में जो है वो आता है, चांगला लद्दाख में आता है। एक माना पास जो है वो आता है, माना पास जो है वो उत्तराखंड में जो है वो आता है। तो इतने पासेस भी याद रख लिए तो काफ़ी हैं, इतने पास याद रखने के लिए। ऑप्शन में अगर मैच करने को आएगा तब भी टिक कर पाएंगे, अगर एलिमिनेट ऑप्शन करना होगा तब भी यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाई विच ईयर IRDAI एम्स टू इंश्योरेंस फॉर ऑल। तो बोलते हैं कि IRDAI के द्वारा जो है टारगेट रखा गया है इंश्योरेंस फॉर ऑल का। तो देखिए ये IRDAI पहले है क्या, IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसका पूरा नाम है। और ये जो IRDAI है इसने ये टारगेट रखा है कि 2047 तक जो है वो सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी कि सभी के बीमे के लक्ष्य जो है वो उनके द्वारा रखा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। अब IRDAI की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसके बारे में बन सकते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है बेसिक सा क्वेश्चन कि IRDAI किस तरह की बॉडी है। ये स्टैच्यूरी बॉडी जो है वो एक बनाई गई है, स्टैच्यूरी बॉडी इसको बनाया गया है। ये एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी के तहत जो है वो एक्ट होती है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो है वो गवर्न किया जाता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में जो है वो आता है। IRDAI की स्थापना जो था वो कौन से साल में हुई थी, इसकी स्थापना 1999 में जो था वो हुई थी। अब ये इंश्योरेंस वगैरह जो देखने होते हैं उन कंपनियों को रेगुलेट करना होता है, ये IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है वो काम है। इंश्योरेंस का जब भी नाम आता है तो LIC जो है वो LIC सबसे बड़ा नाम इंश्योरेंस कंपनीज में आता है। LIC पुरानी भी है सबसे कंपनी। LIC की स्थापना कब हुई थी, LIC की स्थापना 1956 में जो था वो हुई थी। LIC के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि LIC का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर आता है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही जो है वो आता है। दूसरा इसके बारे में ये भी आपने ध्यान रखना है कि LIC जो है वो इसका जो है वो मोटो जो है वो क्या आता है, तो उसका मोटो जो है वो संस्कृत में रखा गया है। संस्कृत में इसका मोटो ये रखा गया है योगक्षेम वहामह्यम, ये इसका जो है वो मोटो रखा गया है। कई बार बड़े ही जैसे पटवारी जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि LIC का मोटो क्या है, तो पता होना चाहिए LIC का मोटो जो है वो योगक्षेम वहामह्यम जो है वो इसका मोटो आता है। ये गीता से जो है वो लिया गया है और इसका मतलब हुआ योर वेलफेयर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है वो इसका मतलब जो है वो होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी जो है वो है, ये इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। यहाँ पर बोलते हैं डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स, की डॉल्फिन और व्हेल जो है वो ब्लो होल के माध्यम से सांस जो है वो लेती हैं। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं अर्थ वॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन। देखिए बोलते हैं अर्थ वॉर्म जो होते हैं, केंचुए जो होते हैं वो अपनी स्किन यानी कि त्वचा के माध्यम से जो है वो सांस लेते हैं। सबसे पहले हम डॉल्फिन्स की बात कर लेते हैं, डॉल्फिन्स और व्हेल्स की। तो डॉल्फिन और व्हेल्स जो है वो कहाँ से सांस लेती हैं, तो ये जो है वो ब्लो होल से ही सांस लेती हैं। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो है वो पहले दी गई है। अगर हम बात करते हैं मछलियों की, तो मछलियों की जो मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो कहाँ से लेती हैं, मछलियाँ सांस लेती हैं अपने गिल्स उनके होते हैं उनसे जो है वो सांस लेती हैं। तो मछलियाँ गिल से और डॉल्फिन व्हेल्स अपने ब्लो होल से सांस जो है वो लेती हैं। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवॉर्म जो है वो अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई है। अर्थवॉर्म के बारे में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं
कॉकरोच आपने कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। तो कॉकरोच जो सांस लेते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? कॉकरोच जो है वो सांस लेते हैं स्पाइरेकल से, ये आपने ध्यान रखना है, SPIRACLES, स्पाइरेकल से जो है ये सांस लेते हैं। बाकी तो देखो आपको पता ही है कि इंसान सांस लेता है तो इंसान कैसे सांस लेता है, अपने लंग्स फेफड़ों से जो है वो इंसान सांस जो है वो लेता है। देखो एक एडल्ट जो पर्सन होता है, एवरेज जो एडल्ट पर्सन होता है, वो 1 मिनट में जो है वो कितनी बार सांस लेता है, एक ये भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो नॉर्मल रेंज अगर हम देखें कि एक एडल्ट जो है वो कितनी बार सांस जो है वो लेता है 1 मिनट में, तो वो 12 से लेकर 18 बार जो है वो सांस जो है वो लेगा। कई बार 12 से 18 लिखा गया होता है, कई बार ऑप्शन में 16 से 18 जो है वो दिया गया होता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि मतलब इसी रेंज में जो है वो एक इंसान जो है वो आमतौर पर जो है वो सांस लेता है। तो सांस लेने का ये आपने पर मिनट का सिनेरियो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम, JVT एग्जाम या फिर पटवारी जैसे एग्जाम के लिए, असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए, पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। ये आपका एक सेक्शन जो है वो इतना पक्का कर देगी कि गलती की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रह जाएगी, परंतु इसमें एक कंडीशन ये है कि आप खुद भी जो है वो मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए आपको यहाँ पर फल मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु यहाँ से आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिल जाएगी, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर कर आगे बढ़ सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, आप चाहते हैं कि आप जो है वो अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सके, आप चाहते हैं कि जो पेपर में सिली मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक्स ना हो, आप उन मिस्टेक्स को जो है वो इम्प्रूव कर कर आगे बढ़ सकें, तो ये आपके लिए सही टाइम भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है और सही मौका भी है। आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो क्रिप्स मिशन दिया गया है, कैबिनेट मिशन दिया गया है, शिमला कॉन्फ्रेंस दी गई है और वेबल प्लान जो है वो दिया गया है। पहले तो मैं आपको एक बताता हूँ चीज़ कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। अब कॉपी पर लिखिए वीडियो को पॉज कर कर कि क्रिप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और वेबल प्लान जो है वो कौन से ईयर का है। पहले एक बार लिख लीजिए खुद से, फिर मैं बताता हूँ आपको और उसके साथ उसको मैच कीजिए कि क्या गलती जो है वो आपसे हुई, क्योंकि ऐसी गलतियां ही पेपर में अक्सर जो है वो देखी गई हैं जो पूरे के पूरे पेपर को खराब कर देती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो क्रिप्स मिशन जो है वो दिया गया है। ये कौन से ईयर का मिशन है? ये 1942 का जो है वो मिशन है। 1942 में जो है ये क्रिप्स मिशन जो था वो आया था और उसके बाद जो है वो कैबिनेट मिशन जो है वो दिया गया है। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो ये ठीक 4 साल बाद 1946 में जो था वो कैबिनेट मिशन आया था। अगर हम शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस का मतलब है शिमला सम्मेलन जिसको आप बोलते हैं, ये कब जो था वो हुआ था? तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, परंतु 1945 में ये कौन से महीने में हुई थी? तो जून जुलाई के महीने में ये हुई थी। आमतौर पर जुलाई 1945 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब वेबल प्लान की बात करते हैं, ये भी 1945 में ही जो था वो वेबल प्लान आया था, परंतु ये कौन से महीने में आया था? ये जो है वो वेबल प्लान जो है वो जून के महीने में जो था वो आया था। ये जून 1945 में जो था वो आया था। मतलब पहले वेबल प्लान आया, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस आई। और सबसे पहले देखें इनमें अगर हम, तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था, फिर जो है वो यहाँ पर वेबल प्लान आया, फिर जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई और फिर जो है वो कैबिनेट मिशन जो था वो आया था। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1940 से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 1940 में जो था वो सबसे पहले जो है वो अगस्त समिट हुई थी या फिर अगस्त प्रस्ताव जो था वो आया था। इसको जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 का आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट होता है, वो 1942 में ही जो है वो स्टार्ट होता है। CR फार्मूला यानी कि जो CR राजगोपालाचारी थे उनका एक फार्मूला आया, ये 10 जुलाई को आया था, जुलाई 1944 को जो था ये आया था। फिर वेबल प्लान आया, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया। फिर 1947 में एक माउंट बेटन योजना भी जो था वो आई थी। फिर भारत को आज़ादी भी जो था वो बाद में कर मिली। ठीक है, तो 1947 में भारत जो था वो आजाद भी हो गया था। तो इतना सब यहाँ से नोट करना है आपने इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी किताब ऐसी है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। यहाँ पर स्पष्ट वे में पूछा गया है कि नॉट रिटन बाय कालिदास। तो जब आप PDF से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ध्यान रखना कि नॉट लिखा है या नॉट नहीं लिखा है। ठीक है, ये जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको तो अर्ली एक्सेस मिल जाती है PDFs की,
बाकी टेलीग्राम पर भी ये PDF सेंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास के द्वारा इनमें से एक मेघदूतम किताब दी गई है, रघुवंशम दी गई है, और यहाँ पर श्रृंगार सातक ये किताब जो है वो दी गई है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेघदूतम की, ये जो मेघदूतम नामक ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है और ये पहला सही है, कालिदास ने लिखा है। रघुवंशम किसने लिखा है? ये भी कालिदास ने ही लिखा है। और ये जो श्रृंगार सातक है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। तो नॉट रिटन बाय कालिदास ओनली 3 इज नॉट रिटन बाय कालिदास, बाकी के 2 जो हैं वो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास के द्वारा जो रचयित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की एक प्रॉपर लिस्ट है हमारे पास, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ हो गया, कुमार संभवम ग्रंथ हो गया, और इसके अलावा मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया। ये सब जो है वो कालिदास के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। कालिदास के द्वारा जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनके द्वारा इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, इंडिका नामक ग्रंथ मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र की कहानियां। और पंचतंत्र का पता चल गया आपको बाण भट्ट के द्वारा जो है कादम्बरी नामक ग्रंथ लिखा गया है, और हर्षचरित नामक ग्रंथ भी बाण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद नामक ग्रंथ लिखा गया है, रत्नावली नामक ग्रंथ लिखा गया है, और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। और राजतरंगिनी नामक ग्रंथ जो है वो कलहन के द्वारा जो है वो लिखा गया है, कलहन ने राजतरंगिनी नामक ग्रंथ जो है वो लिखा है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट ग्रंथों का आप ध्यान रखना कि ये ग्रंथ जो है वो किस किस के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर पक्का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेबी, यानी कि सेबी का पूरा नाम पहले पता होना चाहिए। तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बोलते हैं सेबी की स्थापना जो था वो कब की गई थी। अब देखिए सेबी की अगर हम बात करते हैं कि सेबी की स्थापना कब की गई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में जो था वो हुई थी। अब जब 1988 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये जो है वो एक स्टैच्यूरी बॉडी जो था वो हुआ करती थी। जब 1988 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी तब ये एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी जो था वो हुआ करती थी। अब बोलते हैं सेबी ईजा, तो सेबी क्या है? एक सेबी स्टैच्यूरी बॉडी जो है वो आती है। आप बोलेंगे कि मैंने अभी कहा कि सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और ये नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, और अभी मैं आंसर में बता रहा हूँ कि ये स्टैच्यूरी बॉडी है। पूरी कहानी बताता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1988 में की जाती है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो एज एन एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। बाद में चलकर इसको 1992 में फिर से रीऑर्गेनाइज कर इसको स्टैच्यूरी बॉडी का दर्जा जो था वो दे दिया गया। अब ये स्टैच्यूरी बॉडी 1992 में जो है वो बन गई, और सेबी एक्ट है 1992 का जिसके थ्रू जो है वो इसको एक स्टैच्यूरी बॉडी जो था वो बनाया गया। तो पता चल गया कि सेबी किस तरह की बॉडी है, सेबी एक स्टैच्यूरी बॉडी है, परंतु जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी जो था वो आती थी। तब कौन सी बॉडी थी अभी ज़्यादा मैटर नहीं करता, अभी कौन सी बॉडी है ये आपको पता चल गया। इसकी स्थापना को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि कब इसकी स्थापना की गई, वो भी मैंने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि 1988 में ये नॉन स्टैच्यूरी बॉडी बनी, 1992 में इसको फिर से जो है वो बनाया गया, स्टैच्यूरी बॉडी के रूप में जो है वो बनाया गया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्वेश्चन 100% कर क्लियर हुआ। सेबी के ना नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो भी अभी 2025 में ही बनाए गए हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि सेबी की जो चेयरमैन है कौन है। सेबी की जो चेयरमैन है वो तुहीन कांत पांडे हैं। तुहीन कांत पांडे का नाम ध्यान रखना है, ये सीधा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तुहीन कांत पांडे, सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहीन कांत पांडे हैं। आरबीआई के साथ इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। आरबीआई की स्थापना जो था वो कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में जो था वो की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? आरबीआई को नेशनलाइज 1949 में जो था वो किया गया था। आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो आते हैं वो कौन आते हैं? प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जो है वो आते हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, तो ये भी पता चल गया आपको आरबीआई के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बाबर फाउट विच बैटल विद महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह इन 1529। तो बोलते हैं कि बाबर के द्वारा जो है वो 1529 में महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह के साथ कौन सी लड़ाई जो था वो लड़ी गई थी। अब बाबर ने लड़ाइयाँ भी लड़ी। बाबर ने जो है वो ऐसी कौन सी लड़ाई जो है वो लड़ी जिसमें 1529 में एक तरफ महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत जो था वो हुआ करते थे। तो बाबर के द्वारा ये बैटल ऑफ घाघरा जो था वो लड़ी गई थी। घाघर का युद्ध किया गया था बाबर के द्वारा। घाघर का युद्ध जो है वो 1529 में हुआ था, और इस युद्ध में बिहार तथा बंगाल की
संयुक्त अफगान सेना को जो था वो इसने पराजित जो था वो कर दिया था। ये आपने ध्यान रखना है। बाबर की मृत्यु इसके तुरंत बाद 1530 में जो था वो हो गई थी। आगरा में बाबर की मृत्यु जो था वो हुई थी। अगर हम बाबर के द्वारा लड़ी हुई लड़ाइयों की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बाबर के द्वारा जो है वो सबसे पहले क्या किया गया, पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई इसने लड़ी थी और पानीपत की पहली लड़ाई जो था वो किसके साथ इसने लड़ी थी। 1526 में जो है वो ये पानीपत की पहली लड़ाई होती है और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने लोधी जो शासक हुआ करते थे इब्राहिम लोधी, इनको जो था वो हराया था। लोधी वंश को एक तरह से समाप्त कर दिया और मुगल काल की जो है वो यहाँ से शुरुआत जो है वो हो जाती है। बाबर के द्वारा जो है वो 1528 में चंदेरी का युद्ध भी जो था वो लड़ा गया था। उससे पहले बाबर ने जो है वो खानवा का युद्ध भी लड़ा था। खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में जो था वो हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की और से जो है वो हसन खान मेवाती, महमूद लोधी, आलम खान लोधी और मेदिनी राय ने जो था वो भाग जो था वो लिया था। और पहले मैं सीरीज में बताता हूँ। 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1527 में खानवा की लड़ाई, 1528 में चंदेरी की लड़ाई और 1529 में जो है वो घाघर की लड़ाई जो था वो हुई। तो इस तरह से आपने पूरी सीरीज में जो है वो इन बैटल्स को जो है वो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अभी पटवारी का सिलेबस नहीं आया है। पटवारी के सिलेबस में कंप्यूटर हो भी सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंप्यूटर इसमें होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो अब आपको देखने को मिलेगा कि हर एक एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आप एचएस में भी देख लेना, थोड़े टाइम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर का भी क्वेश्चन जो है वो ऐड किया गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। तो बोलते हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की अगर आपको गति मापनी है तो इसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा हर्ट्ज यूनिट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हर्ट्ज यूनिट जो है वो इसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। कई बार ऑप्शन में जो है वो गीगा हर्ट्ज दिया गया होता है, हर्ट्ज नहीं दिया गया होता। तो आपने वो भी ठीक क्या याद रखना है कि द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय गीगा हर्ट्ज, इस तरह से दिया गया होगा। गीगा हर्ट्ज में जो है वो इसकी स्पीड को जो है वो मेजर जो है वो किया जाता है। कंप्यूटर में कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर में जो है वो CPU होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो होता है और इस CPU को जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी जो है वो बोला जाता है। कंप्यूटर में जो है वो कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर में कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो है वो होती हैं। तो एक बार पढ़ लेना, जो डिवाइसेस इनपुट देंगी, मतलब जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट देते हैं। मतलब कीबोर्ड से क्लिक करूँगा तो स्क्रीन पर कुछ होगा, अगर मैं माउस से क्लिक करूँगा तो स्क्रीन पर कुछ होगा, तो वो इनपुट डिवाइस जो है वो आ जाती है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि स्पीकर आपका हो गया, वो आउटपुट डिवाइस में जो है वो आता है। प्रिंटर हो गया, ये भी आउटपुट डिवाइस में जो है वो आता है। कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर की भाषा में बूटिंग जो है वो बोला जाता है। जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया जाता है तो उसको शट डाउन जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। जब कंप्यूटर में कोई मैलिशियस प्रोग्राम आ जाता है तो उसको वायरस जो है वो बोला जाता है। कंप्यूटर की भाषा में अगर हम सबसे छोटा डाटा का यूनिट देखेंगे तो वो 1 बिट जो है वो आता है। बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट जो है वो आता है। वैसे कंप्यूटर में ना एक निबल भी आता है। एक निबल जो है वो कितने बिट के बराबर होता है, ये 4 बिट के बराबर जो है वो होता है। और अगर हम बात करें 2 निबल, तो 2 निबल जो है वो 1 बाइट के बराबर जो है वो हो जाते हैं। 1 बाइट जो है वो कितने बिट्स के बराबर होता है, 1 बाइट जो है वो 2 बिट्स के, 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर जो है वो होता है। 8 बिट्स के बराबर ये होता है। फिर किलो बाइट KB आ जाता है। 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर जो है वो होता है। फिर 1 MB आ जाता है, मेगाबाइट, वो जो है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। फिर 1 GB यानी कि गीगाबाइट आ जाता है, जो 1024 मेगाबाइट के बराबर जो है वो होता है। फिर टेराबाइट आ जाता है, जो 1024 गीगाबाइट के बराबर हो जाता है। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर। 1 एक्साबाइट आता है, जो 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। फिर वैसे ही जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, इस तरह के बाइट्स जो है वो बड़ी लंबी श्रेणी में जो है वो आगे चलकर आते हैं। तो इनमें से किसी से भी क्वेश्चन जो है वो कोई सा भी बन सकता है।
अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज। तो बोलते हैं कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जो है वो गुजरती है। जो इक्वेटर है आपका वो कितनी कंट्रीज से होकर गुजरता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। इससे पिछला पार्ट जो इस सीरीज़ का है उसमें मैंने बड़े डिटेल से आपको ये बताया है, उन कंट्रीज़ के नाम भी बताए हैं। तो अभी आप कमेंट कर बताएंगे। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।